एसएसडी जो है वो इनबिल्ट आपकी एक सर्किट है। ओके, यानी दोनों में मेजर डिफरेंस है क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। आप आज भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, बहुत सारी जगह पे ऐसा प्रूफ किया गया है कि एसएसडी से ज़्यादा हार्ड ड्राइव पे रिलायबल रहा जा सकता है फॉर डेटा स्टोर। एसएसडी और एचडीडी का डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर स्पीड की मायने रखती है। एचडीडी के अंदर आपको कॉपी पेस्ट रीड राइट स्पीड अगर मैं बात करता हूँ तो वो 10 MBPS से लेके 100 MBPS तक हाईएस्ट जा सकती है। आप जानते ही हैं कि कई सालों पहले सुनामी आया था। यस। तो उस सुनामी के वक्त भी मैं चेन्नई में ही था उस वक्त। ओके, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस। आज हमारे साथ हैं कुशल ठक्कर जी। वेलकम कुशल भाई। थैंक यू सर। कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास, फाइन सर। क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है सर। क्या करते हो आप बिजनेस में? बिजनेस में मैं कंप्यूटर रिपेयर एंड सर्विस करता हूँ, साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम सर्विलेंस जो कहते हैं हम, सीसीटीवी वगैरह, और इसी के साथ डोर लॉकिंग सिस्टम्स आ गई उसमें। तो ये सब चीज़ें मैं करता। तो अभी फोकस कहाँ पे है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में? ज़्यादा क्या प्रीफर है आपका? ज़्यादा प्रेफरेंस हार्डवेयर पे है बिकॉज मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन पार्ट मेरे लिए बहुत इजी है। और हार्डवेयर कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन आप ही देते हैं या कैसे करते हैं आप? कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर। जैसे क्लाइंट्स हमारे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसको समझते हुए हम कॉन्फ़िगरेशंस को पिच करते हैं। ओके, तो आपकी आईटी दुनिया में, आईटी में अभी आप कितने साल से कर रहे हैं? 12 साल से? सर फिलहाल मैं आईटी में 12 साल से हूँ। यस। तो कैसे स्टार्ट हुआ आपकी जर्नी, बताइए सर थोड़ी सी। आईटी की जर्नी अगर मैं बात करूँ तो आईटी में आने से पहले मैं जॉब किया करता था। आप जानते ही होंगे एशिया के नंबर 1 मार्केट एपीएमसी मार्केट जो है, फूड ग्रेन मार्केट, फूड एंड ग्रेन्स मार्केट, वहाँ पे मैं जॉब किया करता था। और जॉब करते करते उसी जगह पे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट किया था मैंने उस टाइम। तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया था सर? ये तकरीबन बात होगी अपनी 2010 के अराउंड। 2010 से यानी? जी हाँ। ओके, वेरी गुड। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ? पहले अकाउंट से स्टार्ट किया आपने और अब आईटी? हाँ, और अकाउंट से पहले भी, मतलब अगर मैं पूरी अगर स्टार्ट टू एंड बताऊँ तो 2002 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था पार्ट टाइम तरीके से। फिर मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज पे लर्निंग स्टेज था जिसमें मैं सिर्फ स्टॉक इन्वेंट्री स्टडी करता था। उसके बाद कंप्लीट अकाउंट्स पे आया और अकाउंट से फिर मैंने आईटी फील्ड में आया। तो कितने साल अकाउंटिंग की है सर? अकाउंटिंग ऑलमोस्ट मैंने, सर आप समझ लीजिए, 8 साल किया है। क्या बात है! यानी जी सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये तो मेरे ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयरिंग है आपका। जी सर, जी सर। तो ये कैसे अभी ये आईटी में कैसे ऐसे स्विच अचानक से एपीएमसी टू फूड ग्रेन से आईटी स्विच करना? एपीएमसी में जब मैंने बताया अकाउंट्स की कर रहा था वर्किंग, तो उस वक्त मेरे को अकाउंट्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा ही नहीं था। ओके। तो मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखा। आप जानते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली आज की डेट में बहुत आगे है। तो मैंने टैली के कोर्स कंप्लीट किए और टैली कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे उस क्लासेस के अंदर कुछ लोगों को मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हुए देखा था। तो वहाँ से मुझे वो प्रेरणा मिली कि वो करना चाहिए। क्यूरियोसिटी थी या फिर पैशन हो गया या क्या हुआ है? पहले सिर्फ वो लर्निंग एटीट्यूड था, फिर वो क्यूरियोसिटी में बदलते हुए पैशन बन गया मेरा। यानी स्टेप बाय स्टेप आप जी 12 साल यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लिया आपने सर। जी। तो ये सर ये जर्नी स्टार्ट हुई आपने, तो पहला क्लाइंट कैसे मिला वो? पहले क्लाइंट मुझे जो मिले वो, मैं जिस ऑफिस में जॉब करता था उन्होंने ही मुझे पहला सपोर्ट किया। क्या सबसे पहले उन्होंने ही मुझे अपना कंप्यूटर रेडी करने के लिए कहा, अपडेशन करने के लिए कहा था। वेरी गुड। ये कौन से साल में आपने स्टार्ट किया है सर? 2012 में ये सर। वेरी गुड। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? अभी आईटी में आप बोलते हो जी। तो डेल का हो गया या कंपनी वाइज होता है बहुत सारी चीज़ें। जी जी जी। तो ये कंपनी डेस्कटॉप ही बेचते हो या फिर मैं ब्रांडेड डेस्कटॉप्स में भी डील करता हूँ, मैं असेंबल्ड में भी डील करता हूँ, साथ ही साथ हम रीफर्बिश में भी डील्स करते हैं सर। ओके, ये रीफर्बिश क्या होता है सर? रीफर्बिश की परिभाषा ऐसी है कि जैसे कंपनी एक पीसी बनाती है और उसकी एक पर्टिकुलर वारंटी होती है, जैसे 3 years to 5 years के बीच में। तो अगर वो स्टॉक, जिसको हम कहते हैं डेड स्टॉक, हो जाता है
तो वो जब स्टॉक की वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाती है तो वो ही चीज़ कंपनी मार्केट में एज एन रिफर्बिश करके दे देती है। यानी सेकंड हैंड नहीं है। जी नहीं, रिफर्बिश में दो पैटर्न्स हैं, एक प्योर सेकंड हैंड होता है और एक नॉट यूज्ड होता है, नॉन टच पीस जिसको हम कह सकते हैं। यानी यूज़ नहीं हुआ है आज। यूज़ नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ वारंटी पीरियड ख़त्म हुई है। तो सर इसमें और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं वैसे तो, क्योंकि सर कैसे एक एक साल का जैसे एएमसी होता है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। जी हाँ, एएमसी क्या होता है सर? एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ईयरली बेसिस पे लिया जाता है, और इसके अंदर हम ईयरली कस्टमर्स को उनके टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारी तरफ से हम उनको एवरी 4 to 6 मंथ्स के अंदर सर्विस करके देते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लोइंग करना। ओके। क्योंकि मशीनरीज पार्ट में ऑफिस के अंदर क्लाइंट्स ऐसा होता है कि आपको एएमसी नहीं देते हैं तो वो बुलाते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एएमसी के अंदर हम हमारी तरफ से उनको हर 4 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मशीनरी की जो कैपेसिटी है वो अच्छी रहे। उसके अंदर धूल मिट्टी जमा होने से कार्बन बढ़ता है, कार्बन बढ़ने से ये चीज़ें होती है कि आपके मशीन्स के अंदर अगर पावर सप्लाई की मैं बात करूँ ज़्यादा जाम हो जाता है, और जब उसको सर्विस नहीं मिलती है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो शॉर्ट होता है, या पावर सप्लाई से उसमें भी इशू आता है आई थिंक बहुत ज़्यादा लेवल पे। डस्टिंग के हिसाब यस 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 यस, ऑफ कोर्स बहुत लेवल पे फ़र्क। से। यानी वो अगर i7 चला रहे हो फिर भी i3 के जैसे i3 के जैसा स्पीड मिल सकता है सर। ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक डेस्कटॉप अगर बनाना है मुझे आज की तारीख में तो जी। क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? बेसिक डेस्कटॉप में अगर मैं बात करूँ, अगर आप होम यूज़ के हिसाब से बना रहे हो या स्मॉल बिजनेस के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, तो i5 का कॉन्फ़िगरेशन जो है i5 प्रोसेसर के साथ, जनरेशन आप 12th या लेटेस्ट जनरेशन अभी 13th है, आप ले सकते हैं। तो ये, और उसमें 16 GB रैम और 512 SSD के साथ आप कर सकते हैं काम शुरू। ये सर ये प्रोसेसर और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इंटेल कोर, राइजन, ज़ियोन, ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है, क्या होता है इसमें? इंटेल कोर प्रोसेसर्स जो आते हैं, जिसकी हम अगर बात करें तो उसके अंदर 4 टाइप के हैं, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, ये 4 प्रोसेसर है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम राइजन की बात करें, AMD राइजन, तो राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 एंड राइजन 9 है। और इंटेल और राइजन के बीच का डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो राइजन प्रोसेसर्स जो है वो ज़्यादातर एडिटिंग, गेमिंग पीसीस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यानी एडिटिंग और गेमिंग के लिए। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि राइजन्स के अंदर आपको ग्राफिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो आउटपुट मिल सकता है। जीपीयू करके कुछ तो बोलते हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। वो क्या होता है जीपीयू, क्या होता है सर? जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड्स हो गया आपका। ओके। ग्राफिक्स कार्ड, जैसे कि आपको ग्राफिक्स क्यों चाहिए, आज आप HD क्वालिटी में वीडियो देखते हो और वहीं आप लो क्वालिटी में वीडियो देखते हो तो फ़र्क पड़ जाता है। तो ग्राफिक कार्ड ही आपका वो चीज़ें सॉर्ट आउट करता है। यानी क्या सॉर्ट आउट करता है सर? ग्राफिक्स, अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ जाती है। यानी वो पिक्सल्स जो होते हैं ब्रेक होना नहीं होता है। यानी आप आप ज़्यादा स्क्रीन पे देख रहे हो ऑफ कोर्स अब बड़ी स्क्रीन क्लियरिटी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सर। ओके। और ये ज़ियोन क्या होता है सर? इंटेल Xeon बेसिकली यूज़ होता है सर्वर लेवल के लिए, जो सर्वर एडिशंस मशीन आते हैं जहाँ पे एक मशीन के साथ अटैच्ड नेटवर्क के अंदर 10 से ज़्यादा मशीन्स हो, वहाँ पे Xeon प्रोसेसर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, यानी सर्वर लेवल पे होता है। ओके। यानी हेवी लोड के लिए। हैवी लोड के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज डेटा करती है कंपनी किसी चीज़ जगह पे, तो वो सेंट्रलाइज डेटा के लिए वो Xeon प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये सर HDD अभी आपने बताया, SSD आपने बताया आई थिंक जी। तो HDD मैं तो अभी 96 से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हार्ड ड्राइव इज़ मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस वाइज और क्या बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो SSD और HDD में क्या डिफरेंस है सर? SSD और HDD का डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर स्पीड की मायने रखती है। HDD के अंदर आपको कॉपी पेस्ट रीड राइट स्पीड अगर मैं बात करता हूँ तो वो 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक हाईएस्ट जा सकती है। सर ये रीड राइट क्या होता है? सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, रीड राइट यानी आप डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप नेटवर्क के अंदर डेटा शिफ्टिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 3 मशीन्स है तो आप उधर वो तीनों मशीन्स में डेटा आपका है और आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो, तो जब डेटा आप मशीन 1 से मशीन 2 में लेके जा रहे हो, ओके। या मशीन से हार्ड ड्राइव के अंदर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी कर रहे हो या किसी पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, तो जब वो कॉपी होता है तो वो 30 Mbps की स्पीड देता है, 10 Mbps की स्पीड देता है। उसमें डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के कैपेसिटी के ऊपर। आपकी फ़ाइल अगर लो फाइल्स है, जैसे कि PDF फाइल्स हो गई, वर्ड एक्सेल फाइल्स है, तो वो फास्ट कॉपी पेस्ट हो।
लेकिन वही आपकी वीडियो है या फ़ोटो इमेजेस है जो 1 MBPS से ज़्यादा होती हैं, या वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो 1 GB 5 GB 5 GB तक होता है। अगर आप मूवी देखोगे तो 3 से 4 GB की मूवीज़ आती हैं, तो वो कॉपी पेस्ट करते हो तो उसकी स्पीड 10 MBPS पे गिर जाती है। ओके वहीं पे SSD अपना काम क्या करती है, SSD आपकी वो स्पीड 3000 MBPS तक लेके जाती है, ओके जहाँ कॉपी पेस्ट रेट आपको मिल जाता है 100 MBPS से लेके 300 MBPS तक। यानी आई थिंक बहुत बड़ा बहुत मेजर मेजर डिफरेंस है। जो काम आपके हार्ड ड्राइव में कॉपी पेस्ट 1 मिनट के अंदर होना है, वो SSD के अंदर आपका 10 से 20 सेकंड के अंदर हो सकता है। ओके यानी वो स्पीड का मैटर है। स्पीड का बट सर SSD अभी भी फुल प्रूफ नहीं मानते हैं आज की हाँ, SSD फुल प्रूफ नहीं बने जा लाइफ यानी उसकी बहुत कम है। मैं यस, उसकी लाइफ स्पैन SSD जो मैं बात करूँगा कि SSD जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लॉपी ड्राइव, आपको याद हो कि पुराने ज़माने में हम फ्लॉपी ड्राइव यूज़ करते थे। फॉर यस, तो वो टेक्नोलॉजी है SSD जो है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको स्पीड अच्छी मिल रही है, लेकिन आप उस पर डेटा स्टोरेज के लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं रह सकते कंपैरिजनली हार्ड ड्राइव के ऊपर कंपेयर। ओके तो हार्ड ड्राइव का लाइफ मुझे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है या फिर ऑफ कोर्स रीज़न क्या है सर? हार्ड ड्राइव के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो CD बेस्ड है। जैसे कि आप देखोगे, अगर आपने कभी देखा होगा तो हार्ड ड्राइव का आप वीडियो भी देख सकते हो कि उसके अंदर एक प्लेट रखी जाती है, उस प्लेट के ऊपर एक हेड के जरिए डेटा राइट होता है। जो पहले अपना वो आई थिंक CD या क्या आता था वो CD उसमें और ग्रामोफोन ग्रामोफोन की तरह है। एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजी इसमें है। जी हाँ। और SSD में फ्लॉपी की जैसे यस, SSD जो है वो इनबिल्ट आपकी एक सर्किट है। ओके यानी दोनों में मेजर डिफरेंस है। अभी हाँ मैं अगर आपको एक बताना चाहता हूँ इसमें कि अभी की अगर हम बात करें, आप Windows 7 यूज़ किया हुआ है लोगों ने, Windows XP यूज़ किया हुआ है, फिर Windows 8 आया, 8.1 आया, 10 आया, 11 आ गया। हार्ड ड्राइव का जो मेजर कंसेप्ट है वो Windows 7 तक बहुत सही था, Windows 8.1 तक भी अच्छा था। ओके लेकिन Windows 10 के बाद आने के बाद हार्ड ड्राइव की जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी थी, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो लोड ले सकती थी, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक पर्टिकुलर MB से ज़्यादा कॉपी पेस्ट रेट नहीं देते थी। तो Windows 10 और 11 की जो बात करूँ तो डेली बेसिस पे उसके अपडेट्स आते हैं, उसके डेली बेसिस पे रेगुलरली उनकी बग्स फिक्स करने की जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी ला रहा है कि कोई भी बग हो, कोई भी वायरस इफेक्ट ना करे आपके विंडोज़ को, तो उसके अंदर रेगुलर अपडेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पे स्पीड खाती है और हार्ड ड्राइव वहाँ पर अपना काम ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई रिकमेंडेशन SSD है। ओके और क्लाइंट्स की कंप्लेंट आती है कि PC की स्पीड स्लो हो गई सर। तो सर क्लाइंट्स के साथ अभी जैसे मेरे जैसा कोई क्लाइंट आया आपके पास जिसको नॉलेज नहीं है और वो हर क्वेश्चन कर रहा है, अब इतने ही पेशेंटली बात करते हुए हाँ, ये हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना होता है, मेरे को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है सर ये ऐसा क्यों है, जैसे मैंने पूछा अभी जी। और क्या क्या डिमांड्स रहते हैं, क्या कैसे फीडबैक्स क्या रहते हैं, कैसे रहता है इसका? मैं पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइंट्स की क्यूरियोसिटी होती है, तो हाँ बिल्कुल मुझे ऐसे पेशेंटली जवाब देना ही होता है, क्योंकि क्लाइंट्स को ये कभी कभी कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, मशीन क्यों बनाना है, तो हमें उन्हें वो चीज़ें समझानी पड़ती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि वो सब नॉलेज लेकर भी आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कम पड़ जाती है हमें। बट कैसे डिसाइड कैसे करना है कि किसको क्या चाहिए? और डिसाइड क्लाइंट के वहाँ से ही होता है कि क्लाइंट को एक्चुअल काम क्या करना है। जैसे अकाउंटिंग के लिए अगर मुझे PC चाहिए जस्ट फॉर अकाउंटिंग और जो रिपोर्ट्स हैं मुझे प्रिंट निकालनी है, हाँ, तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए मैं बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ कि i3 में भी आप जा सकते हो। i3 13 जनरेशन अगर आप लेते हो विथ 16 GB ऑफ रैम और 512 SSD, और अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो अकाउंटिंग के लिए स्टोरेज स्पेस होती है, उनका अकाउंट्स का डेटा होता है, भले वो स्टोरेज ज़्यादा ना हो, कम ही होती है, तो उनको SSD प्लस हार्ड ड्राइव मैं सजेशन देता हूँ। वाई हार्ड ड्राइव सर? हाँ, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। ओके दैट्स व्हाई हार्ड ड्राइव इज द सेफेस्ट प्राइस। आप आज भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा प्रूफ किया गया है कि SSD से ज़्यादा हार्ड ड्राइव पे रिलायबल रहा जा सकता है फॉर डेटा स्टोरेज के लिए। ओके अगर यूज़ करना है तो SSD पे, विंडोज़ जो चलाना हो SSD पे। जी हाँ, विंडोज़ आप SSD पे चलाइए और स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव यूज़ करिए।
अच्छा, यानी ये स्पीड भी मिल गई और भी मिल गई और आपका स्टोरेज भी सेफ हो गया। गुड आइडिया। यस। तो सर इसमें ये जो आपने बताया, ये i3, i5, i7, i9 जो आप बता रहे थे, तो क्या डिफरेंस क्या है, या फिर खाली नंबर दे दिए इंटेल वालों ने? जी नहीं, नंबर्स की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे फ़र्क है। अगर i3 की मैं बात करूँ तो आप बेस लेवल पे, जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग के लिए ये यूज़ करना बेहतर ऑप्शन है। i5 की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टैंडर्ड ऑफिस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। i7 प्रोसेसर्स जो है वो एक हाई एंड यूज़ के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हम बेसिक वीडियो एडिटिंग के काम से ले सकते हैं, या फिर हम बात करें कि गेमर्स जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी है। और जो मल्टीटास्किंग काम करते हैं, जिनके मल्टीटास्किंग शुरू होते हैं एट अ टाइम, वो लोग तकरीबन 10 से ज़्यादा टैब्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए i7 बेटर ऑप्शन है। और एकदम हाई एंड काम करने वाले जैसे होते हैं प्रोफेशनल IT इंजीनियर्स की, जब मैं बात करूँ, अगर प्रोफेशनली जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्रोफेशनली जो गेमर्स हैं, उनके लिए i9 प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। तो गेमिंग आप बता रहे हो सर, गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, जी बिल्कुल सर। उसके बारे में कुछ आपका नॉलेज रहेगा तो शेयर कीजिए सर। गेमिंग इंडस्ट्रीज की मैं आप पीसी से जुड़े हुए हैं तो डिमांड्स कैसे रहते हैं? गेमिंग्स की बात करूँ तो आजकल गेमिंग मशीन्स लोगों को बहुत पसंद है। आजकल के यंगस्टर्स को गेमिंग ही पसंद है, गेम जोन करते हैं। तो गेमिंग मशीन की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग मशीन के अंदर बिल्ड करना वो एक चैलेंजिंग बिल्ड होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है सर, थोड़ा सा ऐसे अगर आप डिटेल में या फिर थोड़ी सी डिटेलिंग या थोड़ा सा अच्छे से समझा पाए तो अच्छा रहेगा सर। कि अगर मैं एक गेमर हूँ और मैं आपके पास आया कि सर ये मुझे ये स्पीड और ये ग्राफिक्स का जो गेम्स का नीड्स रहता है, जी तो मैंने बताया आपको, जी। वो एक गेम ले लेता है। PUBG तो बैन है, तो और कोई अभी बड़ा गेम है? बहुत सारी है सर। अभी हम काउंटर स्ट्राइक की बात करें या फिर फ्री फायर्स की बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी डेस्कटॉप गेम्स हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रही हैं और यंगस्टर्स आजकल खेलते भी हैं। आई थिंक प्राइज मनी मैंने सुना है 13 लाख रुपए, कुछ तो एक दिन का भी कुछ प्राइज मनी भी है, या कुछ तो खेलने की चार्जेस मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर उसमें। हालांकि मैं पीसी बिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं गेम्स में हाँ, घुसता but नहीं हूँ। गेमर को आप क्या हेल्प कर सकते हो? हाँ, गेमर्स को मैं हेल्प उसके हिसाब से कर सकता हूँ कि वो किस लेवल की गेम खेलने वाले हैं, उस हिसाब से हम उनको पीसी बिल्ड करवाते हैं। जैसे कि अगर मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, एक गेमर को मैंने दिया था i9 में, मैंने उनको बताया था i9 प्रोसेसर में 11 जनरेशन विथ 32 GB ऑफ रैम स्टार्टिंग स्टेज पे हमने उनको दिया था, 512 SSD, फिर से अगेन वही मेरा 1 TB स्टोरेज एडिशनल, और GPU की मैं बात करूँ 3060 Ti की GPU पे हमने उनको काम करवा के दिया था। तो सर ये 3060 आपने बताया, ये कैसे डिसाइड होता है वो? ये आपके प्रोसेसर, मदरबोर्ड की बिल्ड प्लस आपकी रैम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कॉन्फ़िगर होता है सर। ओके। और आप हर पार्ट एक दूसरे से ये हो जाए कॉम्पिटिबल होगा, या कैसे पता चलेगा ये? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि GPU आप जितना हाई एंड ले सकते हो, उसके कंपैरेटिवली आपकी रैम भी बड़ी रहनी चाहिए। अगर आप सॉरी या पूछना, मुझे एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ जी सर। रैम क्यों ज़रूरी है सर? 32 GB बोला, तभी मुझे पहले 16 GB बोला, हाँ, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? और 16 GB जो मैंने बताया वो आपको मैंने बताया कि एक बेसिक पीसी जो ऑफिशियल यूज ऑफिस यूजेस के लिए वर्किंग होता एकदम है, smooth वहाँ पे स्मूथ काम चलेगा। अब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए अगर मैं 32 GB रैम दे दूँ, तो ये ऐसी चीज़ हो गई कि यार पीसी तो वो एक लेवल तक ही भागना है उसमें। यानी उनके नीड, हाँ नीड्स है। क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से ही बेटर ऑप्शन है कि अगर आप बेसिक के लिए बात कर रहे हो तो 16 GB रैम आपकी बहुत हो गई। आप वीडियो एडिटिंग की बात करो, आप गेमिंग की बात कर रहे हो, तो आपको 32 GB एंड अबव ही रैम लगनी है। तो रैम क्या करता क्या है सर? और रैम ये काम करता है कि रैम के बिना आपको स्क्रीन आउटपुट आना मुश्किल है। ओके। आपकी स्क्रीन आउटपुट का जो काम है, जो आप डिस्प्ले देखते हो, वो रैंडम रैम के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, जी सर। तो ये GPU से जुड़ा हुआ ही है? GPU से जुड़ा हुआ ही है। अगर मैं बात करूँ कि प्रोसेसर्स की अगर बात कर रहे थे हम, जैसे तो प्रोसेसर्स में कई टाइप आए हैं। जैसे इंटेल कोर के अंदर i3 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 13 जनरेशन की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 13400K आया हुआ है, 13400 आया हुआ है, और 13400KF भी आया हुआ है। और F भी ये लोग कुछ, हाँ वो कोड लिखा रहता है। यस सर। जी सर। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती है कि 13400 जो है वो आपका नॉर्मल प्रोसेसर है, उसको आपको सिर्फ नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। 13400K जो है उसमें आपको ग्राफिक की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर ग्राफिक कार्ड डालना ही है। अदरवाइज़ आपको प्रोसेसर के अंदर
डिस्प्ले आउटपुट नहीं आएगा। यानी स्पेसिफिकली उसमें कंपलसरी है। कंपलसरी किया गया है सर। और ये KF क्या था सर? और KF आपको बिना ग्राफिक के भी आप यूज़ करो या ग्राफिक के साथ भी यूज़ करो, दोनों तरफ से चल सकता है वो आपके लिए। यानी ये पूरा अलग से पूरा सिस्टम है। सिस्टम से सर यानी ये i3 i7 i3 i5 i7 i9 चारों के लिए कंपैरिजन है। अच्छा वो सारे ये यस 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 यानी आपके नीड के हिसाब से आपको प्रोसेसर लेना है। लेना है। ओके, तो ये i9 किसको देते हैं सर आप? i9 मैंने कहा ना, मैं ज़्यादातर गेमर्स को देता हूँ या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स जो होते हैं उनके लिए मैं i9 प्रेफरेबल करता हूँ। सर रिसेंटली अभी एक आई थिंक 14th जनरेशन लो, ये जनरेशन में भी काफ़ी अपडेट करते रहते हैं। जी हाँ, जनरेशन के अंदर कोर्स और थ्रेड्स को अपडेट किया जाता है। अगर मैं i3 एक एग्जांपल के तौर पे मैं i3 ये ले रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि i3 कर रहे हैं। हाँ सर, i3 की मैं एग्जांपल इसके ले रहा हूँ कि बेसिक मॉड्यूल है, हर किसी को ये समझ आ सके। अगर i3 फोर्थ जनरेशन की मैं बात करूँ तो उसमें 4 कोर्स ही थे, उसके पहले 2 कोर्स थे। धीरे धीरे कोर्स को बढ़ाया जा रहा है। कोर्स और थ्रेड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्स और थ्रेड्स जो है वो प्रोसेसर को वर्कआउट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। मल्टीटास्किंग काम के लिए जितना आप बढ़ते हो उतने वो। जैसे आपने बड़ा 8-10 स्टेप खोल दिए हैं या फिर 2-3 एप्लीकेशंस चल रहे हैं। जी हाँ। ओके, तो ये सारा अच्छा सर, इसके अंदर और भी तो कुछ चीज़ें लगेगी मेरे हिसाब से। एक मदरबोर्ड भी हो गया। हाँ मदरबोर्ड और भी क्या क्या लगता है सर? हाँ मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया। कैबिनेट्स की बात करें, अगर हम बेसिक मॉड्यूल्स है तो हम मदरबोर्ड बेस मॉड्यूल्स ले सकते हैं जो प्रोसेसर के कंपैटिबिलिटी होता है। i3 अगर 11 जनरेशन की बात करूँ, 10 जनरेशन की बात करूँ तो H510 H410 मदरबोर्ड्स उनको कंपैटिबल है। 13 जनरेशन की बात करूँ तो H610 आते हैं, B660 आती है सीरीज़। ओके, और अगर मैं उससे ज़्यादा गेमिंग्स के लिए बात करूँ तो वहीं पे वो H650 690 आ जाता है, Z690 आ जाता है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है सर। तो अभी ये जो 14th जनरेशन ये लोग ने लॉन्च किया है, जी सर। प्राइसिंग में क्या डिफरेंस होता है? i3 अगर मैं बना रहा हूँ बेसिक जी और एक हाई एंड बनाता हूँ, तो प्राइसिंग में कैसे रहेगा? i3 का एक जैसे बेसिक PC बनाना है, i3 का अगर आप 13 जनरेशन का बेसिक PC देखते हो, एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो हम बात करते हैं, तो ये आपका 40,000 से लेके 45,000 के बीच में बैठता है। और अगर मैं हाई एंड की बात करूँ तो हाई एंड अगर आप एडिटिंग के हिसाब से सोचते हो तो एक i9 प्रोसेसर के साथ हम जाते हैं तो ये PC आपका 1,70,000 से लेके 1,80,000 के बीच में बैठता है। सर ये जनरेशन और वो भी सब कंसीडर कैसे करते हैं आप? जनरेशन कंसिडर ऐसे होता है कि जैसे क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से, और बेसिकली कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें लेटेस्ट वर्जन दिखाओ कुछ, सो वी आर ऑन दैट ट्रैक कि हम लोग लेटेस्ट ही देते हैं। लेकिन उसमें प्राइसिंग में डिफरेंस आता है? ऑफकोर्स आता है सर, प्राइसिंग में बहुत सारा फर्क यानी पड़ता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो प्राइसेस आर हाई और लो? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में प्राइसेस आर हाई सर, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मैंने कोर्स और थ्रेड्स की बात की, तो आज की डेट में जो कोर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 4th जनरेशन में 4 कोर्स थे, 8th जनरेशन के अंदर 6 कोर्स थे, और 12th जनरेशन के अंदर 8 कोर्स थे। तो अभी जो कोर्स आए हुए हैं अप टू 16 कोर्स आ चुके हैं। ओके सर, अभी आपने मुझे बताया कि AMD और इंटेल दो ही बड़े प्लेयर हैं आई थिंक। जी तो AMD मैंने यूज़ किया था एक बार, बट कुछ मुझे जमा नहीं था, तो मैं तो इंटेल की प्रेफर करता हूँ। तो सर ये AMD अचानक से आपने अभी बताया मुझे गेमिंग और एडिटिंग के लिए, तो क्या मेजर डिफरेंस क्या है इंटेल और इसमें? AMD की पुरानी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी वीकेस्ट है, लेकिन AMD राइजन सीरीज़ जो आई हुई है वो आज की डेट में टॉप टक्कर करती है। अगर मैं कंपेयर करूँ इंटेल के साथ तो i3 के अगेंस्ट में आप AMD 3 को ले सकते हो, ओके i5 के अगेंस्ट आप AMD राइजन 5 ले सकते हो। और राइजन प्रोसेसर्स जो अभी आई हुई है उनकी सीरीज़, उनकी बिल्ड क्वालिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दी है। यानी प्रोडक्ट पे बहुत सारा रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके किया हुआ है उन्होंने कहा। तो आज की तारीख में अगर ये रेजन और इसमें कंपेयर करें तो कितना मेजर प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा? प्राइस में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा सर, आपको एक 5 to 6,000 की मैं बात करूँ तो उतना ही डिफरेंस आ सकता है। परफॉर्मेंस में? परफॉर्मेंस में यस। अब यहाँ पे गेम ऐसी है कि अगर मैं एक एडिटर PC बना रहा हूँ और मैं उसको राइजन सजेस्ट कर रहा हूँ, तो राइजन की जो लाइफ स्पैन है वो 5 years तक की है हाईएस्ट, और इंटेल कोर की अगर मैं बात करूँ तो 5 years एंड अबाउ की उसकी लाइफ स्पैन होती है। सेकेंडरी थिंग यहाँ पे ये होता है कि आप जब प्रोसेसर लेते हो उसके कंपैरेटिवली आप एडिटिंग के हिसाब से बोर्ड कौन सा ले रहे हो, बोर्ड के अगेंस्ट में आप रैम कितनी ले रहे हो, और रैम के अगेंस्ट के साथ आप उसमें ग्राफिक कार्ड कौन से लेवल पे ले रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। एक दूसरे से कॉम्पिटिबल होना बहुत कॉम्पेटिबल होना ज़रूरी होता है। अच्छा, इवन आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो ग्राफिक कार्ड के अगेंस्ट आपका पावर सप्लाई उसको मैच हो रहा है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गेम है सर, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है।
ये RGB जो ये लोग बोलते हैं आज की तारीख में, जी। लाइट्स और ये काफ़ी नियॉन लाइट, और ये हाँ जी, आजकल के बच्चे लोग तो बहुत ही अलग ही है। हम जब पीसी यूज़ करते हैं तो वाइट कलर का आई थिंक 96 की बात है, वो फ्लॉपीज और ये पुराने 386 286 हमने यूज़ किया है, तो बहुत मेजर अपडेट हो गया है। बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स है सर उसके मुकाबले। सर इसमें अभी ये लाइसेंसिंग का मेरा एक नेक्स्ट पार्ट पे चलता है। जो आप जैसे देते हो, तो आप सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग करके ही देते हो विंडोज़ और ऑफिस? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ये बात अच्छा क्वेश्चन था ये आपका मेरे लिए। ब्रांडेड डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूँ तो ब्रांडेड डेस्कटॉप के अंदर आपको इनबिल्ट सब चीज़ें आती हैं। अगर मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ या मैं लैपटॉप की बात करूँ, तो आपकी सारी चीज़ें जो आती हैं उसमें इनबिल्ट आती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो विंडोज़ 11 दे रहे हैं आजकल, पहले 10 आता था। तो 11 उनका लाइसेंसिंग आता है, आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होती है आपको और आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। और इवन MS ऑफिस भी वो आपको लाइफ टाइम लाइसेंस फ्री देते हैं। ओके, जिसमें अपडेट्स मिलेंगे। हाँ, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं लाइसेंसिंग के अंदर। तो सर ये जो यूज़ करते हैं जी। विदाउट लाइसेंस और लाइसेंस के साथ, तो डिफरेंस क्या होता है मेजर? बहुत सारी डिफरेंसेस है सर। आप लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सेल को ले लेता हूँ। आप एक्सेल पे बहुत लोग काम करते हैं, तो अगर वो अनलाइसेंस्ड वर्जन है तो उनके एक्सेल्स में मैक्रोज वर्कआउट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको करने नहीं मिलेंगी। अगर वहीं पे लाइसेंस है तो आपका मैक्रो एक्टिवेट हो जाता है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक फीचर है, टेल मी व्हाट यू आर सर्चिंग। वहाँ पर आप देखोगे जैसे कि लेटेस्ट 2019 एंड 2021 लॉन्च हुआ है और अभी 24 आने की तैयारी में है MS ऑफिस। तो उसके अंदर जो आप देखोगे तो आपको वहाँ पर हर चीज़ के लिए आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दिया गया है उसी में। यानी पूरे डिटेल्स में मिल, बिल्कुल पूरी और माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट भी मिले। माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट भी मिलता है। और सर ये रजिस्टर आपने बोला, जैसे जी। कुछ भी लेते हो नया तो वो रजिस्टर करता है, तो वो ईमेल आईडी कौन सा यूज़ करना चाहिए? ईमेल आईडी आप हो सके तो आप अपना जीमेल यूज़ करिए। अदरवाइज अगर आप नया ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के hotmail.com और outlook.com से कनेक्टिंग ईमेल आईडीज़ मिलती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने outlook.com की आईडी बना लीजिए। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि आप अपनी जीमेल अकाउंट से अगर उसे लॉगिन करते हैं तो बहुत बार ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपकी जीमेल आईडी में आपने कुछ चेंजेस किए तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्या इफेक्ट होगा सर, बताए थोड़ा सा, इसका डिटेल मुझे जानना है, क्योंकि ये अपना टॉपिक हुआ था। हाँ। आपने मुझे गाइड भी किया था। जी सर। बेसिकली जीमेल में आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स भी लॉगिन करते हैं, बहुत जगह पे आप जाते हैं जीमेल को आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। आप अगर मैं देखूं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्सनल पर्टिकुलर ऑफिसेस में भी जाता है, वहाँ पे भी वो अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करता है, वो अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी लॉगिन कर रहा है। हज़ारों जगह आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और कहीं पे वो अगर आपका वो जीमेल आईडी किसी और डिवाइस के उस डिवाइस के साथ माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसी के साथ लिंक हो गया तो आपका जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो डीएक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। कि यानी सिक्योर अगर करना है अपना लाइसेंस। यस यस यस। तो आप अगर outlook.com की आईडी बनाते हो तो बहुत बेटर ऑप्शन है। ओके, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बढ़िया सर, एक बहुत अच्छा सर कैसा है अभी अभी तक का, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है अभी तक का पॉडकास्टिंग? बिल्कुल बढ़िया सर। आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पर क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। सर आपने मेरे को बताया, सब कुछ बताया, अच्छी बात है, बट ये CCTV का भी आपने बताया मुझे। जी सर, जी तो सर। ये CCTV का क्यों ज़रूरी है? हाँ, CCTV क्यों ज़रूरी है? तो CCTV आपके लिए इसके लिए ज़रूरी है, ऑफिसेस की बात करूँ तो आजकल इतना बिजी शेड्यूल्स जाते हैं लोगों के कि वो अगर ऑफिसेस के अंदर खुद आते भी नहीं हैं ओनर्स कई बार, तो वो वॉच रखने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर आपकी गांव में आपकी घर है, खेती है, आपको उस पर वॉच करना है तो आप वो रख सकते हो। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे बॉम्बे में है, पूरा टाइम रहता है, गांव का घर ऐसे ही खाली पड़ा है, वहाँ पे CCTV लगाया हुआ है तो कोई ऊंच नीच ना हो, ये चीज़ें होती है। सेकेंडरी थिंग, अगर मैं आज यहाँ पे बात करूँ लोकल बॉम्बे के अंदर कई जगहों पे चोरियों की तादाद बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चोरी होने लगी हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरा बहुत ज़्यादा मायने में काम करते हैं। तो सर इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है या कैसे होता है ऐसे? CCTV के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे 1 मेगापिक्सल से लेके 5 मेगापिक्सल तक के कैमराज आते हैं सर। 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। अब क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से वहाँ पर भी वापस
चीज़ें वही हो जाती हैं कि क्लाइंट्स की नीड क्या है वो हिसाब से। सर सबको मिनिमम बजट ही चाहिए, मैं जितना समझा हो गया मिनिमम में ही सब कुछ चाहिए सब। जी बिल्कुल, ऐसा आप बराबर है, मिनिमम बजट भी सोचता है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मेरे पास कुछ ज्वेलर्स क्लाइंट्स हैं जिनका बजटिंग इशू नहीं होता है, लेकिन उनकी नीड ये होती है कि कुछ आई नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई ऑफिस बिजनेस और क्योंकि उनके वहाँ पे जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट है जो मेल्टिंग का काम करते हैं, गोल्ड मेल्टिंग करके वो करते हैं, तो उनके लिए वो छोटा सा पोर्शन, एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए तो वो भी इम्पोर्टेंस होती है। उनकी तिजोरियाँ होती है, उनको लॉक्स होते हैं जो, तो वहाँ पर भी लगना ज़रूरी है कि कौन कौन जा रहा है वहाँ पे, और वो क्लियरिटी देखने के लिए आप 5 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करवाते हैं आप लोग। और इसमें क्या क्या रहता है, यानी पार्ट्स क्या क्या होता है? और सिर्फ सीसीटीवी आपने के अंदर, कैमरा बताया अभी मुझे। हाँ सीसीटीवी के अंदर बेसिक पार्ट्स होता है, डीवीआर होता है, हार्ड ड्राइव उसके अंदर भी लगती है। हार्ड ड्राइव इसमें भी ज़रूरी जी है? हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको एक क्लियरेंस दूंगा आगे। डीवीआर के साथ हार्ड ड्राइव प्लस पावर सप्लाई यहाँ पर भी एक काम करता है, और कैमराज होते हैं। ये हमारा एक ऐसा होता है कि एक ऐसी ऑफिस जहाँ पे एक 1000 स्क्वायर फुट का बात कर रही है, 500 स्क्वायर फुट की ऑफिस है, तो वहाँ पे ये हम लोग लगा सकते हैं। हाँ सर, और एक क्वेश्चन मुझे याद आया अभी, और जी सर। आई थिंक सीसीटीवी का आप बात कर रहे थे, बहुत सारी गेमिंग और एडिटिंग का पीसी अपन बनाते हैं, जी तो मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा कि आज की तारीख में एडिटिंग पीसी बनाते हैं, जी तो एडिटिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसमें इंस्टॉल भी नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और लाइसेंसिंग का भी पार्ट क्या होता है वो भी थोड़ा सा। हाँ, अभी एडिटिंग पीसी अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी बना रहे हो तो आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होंगे, और आपका ओल्ड पीसी है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ एक एग्जांपल के तौर पे, हम एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं कि वो लॉन्च हुआ है 2006 का मॉडल है उसका आपके पास, आप 2006 के मॉडल पे यूज़ कर रहे हो उसको, या 2007 का यूज़ कर रहे हो। जैसे जैसे आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर्स की भी ईयरली बेसिस पे न्यू सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते रहते हैं। अब तो सबसे Editing के लिए। सब्सक्रिप्शन मॉडल और अभी तो सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट हो गए हैं, ये भी आप बता रहे हैं। एंड अभी अपन बात कर रहे थे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की, जो बात है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रेगुलरली न्यूली लॉन्च हो रहा है, वैसे अब सॉफ्टवेयर्स के भी अपडेट्स आ रहे हैं रेगुलरली, यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है, हार्डवेयर भी अपडेट हो रहा है। तो अगर आपका हार्डवेयर ओल्ड वर्जन है और सॉफ्टवेयर आपका लेटेस्ट है तो वो मैच नहीं करेगा। हाँ लेकिन सर कौन सा आज की तारीख में अगर मेरे को एडिटिंग पीसी बनाना है, ठीक है, जी 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 एडिटिंग की बात करता हूँ जी, अभी एक क्वेश्चन आया तो मैंने पूछना बनता ही है हाँ जी बिल्कुल। कि एडिटिंग पीसी मेरा 11th जनरेशन आपने बताया i7 का है, ठीक है, हाँ वो चलेगा या नहीं चलेगा? ऑफकोर्स चलेगा। i7 में आप 11th जनरेशन पे हो तो आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी है, जो 2022 लॉन्च हो या 2023 लॉन्च हो, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके उसके अंदर चलेंगे। यानी 3 साल के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है, या फिर 2-3 जनरेशन बढ़ेगा? 3 से 4 जनरेशन के गैप्स के बाद ये प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर वर्कआउट नहीं करेंगे। अगर आप 7 जनरेशन के प्रोसेसर्स पे अगर आप 2023 मॉडल के सॉफ्टवेयर अगर डाल रहे हो तो वो वर्किंग होने में आपको लैकिंग देंगे, तो वहाँ पे आपको अपने पीसी को और अपडेट करना है। जैसे कि हमने एक पोर्शन फिर से आया वही कि रैम आपको अपडेट करनी होती है, आपको ग्राफिक आपका चेंज करना होता है, फिर आपके ग्राफिक के जरिए आपका पावर सप्लाई देखना होता है, यानी पूरा पीसी चेंज कर दो यानी 3 साल के बाद। हाँ यानी अपडेशंस की कर। यस ऑफ कोर्स, आप ये देख लीजिए कि ये फिलहाल ये ट्रेंड ही आ चुका है एक तरीके का कि हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, हर साल हार्डवेयर न्यू लॉन्च होगा। आप एक 3-4 साल यूज़ करो और फिर आप अपने उस पीसी को डंप करके नया पीसी शुरू। यानी ये आईफोन वाला जो चला रहा है फंडा कि हम हार्डवेयर थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे, सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे, जैसे एप्पल कर ये रहा आप है। कह सकते हो कि यही ट्रेंड अपना रिपीट हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल ये क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करो और थोड़ा इम्प्रूविंग यस, और नए नए प्रोडक्ट्स बेचते रहो। जी हाँ बिल्कुल, नए नए प्रोडक्ट्स बेचते रहो। और सॉफ्टवेयर्स की अगर बात है कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ, बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ उनके प्लगइन्स आते हैं, ओके, तो वो प्लगइन्स भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम देते हैं। अगर आपका जनरेशन नहीं मैच हो रहा है, आपकी रैम उसकी, अब बेसिकली हर सॉफ्टवेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इतनी, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिया जाता है आपको कि उसको मिनिमम रैम इतनी लगेगी, मैक्सिमम रैम उतनी लगेगी, मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी उसको उतनी चाहिए, मिनिमम उसको ग्राफिक्स उतना चाहिए। तो ये जो मिनिमम वर्ड है, क्लाइंट्स को ये समझ में नहीं आता कि मिनिमम वर्ड है तो आपको उससे ज़्यादा अपडेट करना है। ओके, यानी उससे अच्छा, हाँ, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफिल कर दोगे तो वो मिनिमम स्पीड पे ही चल रहा है। यानी वो लैक ऑफ जो जैसे कुछ कर रहे हैं एडिटिंग करने के टाइम पीसी अगर स्लो हो गया हाँ या फिर बहुत स्लो हो जाता है, जैसे एडिटिंग हम लोग
वीडियोस डालते हैं 4-4 6-6 GB के, मेरे साथ भी होता जी है। जी जी। तो वो क्यों होता है सर, उसका रीज़न? आपकी पीसी की जो कैपेसिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही है, जो आपके सॉफ्टवेयर है उसको। जहाँ तक आप अपने पीसी की आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट मिनिमम जो है मैं बात किया, उसको फुलफिल नहीं करते हो, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर उसकी 8 GB है और आप पीसी में 8 ही GB रैम डालते हो, ओके, तो फिर मिनिमम सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट 8 है सर। आपके विंडोज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ जाएगी? अच्छा यानी कैलकुलेशन आपको वही चीज़ों को कैलकुलेशन करना होता है, और आपको अगर मिनिमम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट 8 GB है तो आपको 16 GB डालना है, क्योंकि आपके विंडोज़ को भी रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए चाहिए। ओके, यानी मेरा क्या, यानी हम जो 16 GB बोल रहे थे या 32 GB, तो वो सारा सब कुछ मिला के मिला के ही यानी एट ए टाइम सारे सॉफ्टवेयर स्मूथली रन। स्मूथली रन हो सके। यस 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 और ये सर सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है सब निकाल रहे हैं, जी। जैसे टैली है, टैली हो गया, या अकाउंटिंग भी आपने बोला, और ये जो एडोबी हो गया, या फिर कोई भी है, सारे बंदे वो हर बोलते हैं एवरी ईयर वाला हिसाब जो है, एएमसी वाला हिसाब चल रहा है इसमें भी। हाँ सर, उसके पीछे का रीजंस है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अभी फॉर एग्जांपल हमने एडोबी का हम ले लेते हैं कि एडोबी सॉफ्टवेयर एक टाइम पे 80,000 प्लस में आता था। हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है, बजट इश्यूज आ जाते हैं, कोई नहीं ले सकता है। अच्छा, 80,000 देने के बाद एवरी ईयर उसका रिन्यूअल्स आता है, तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को निकाला। आप 1 महीने के लिए यूज़ करना चाहते हो, आप 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन कर लो, यूज़ करो, फिर छोड़ दो, फिर आप 2 महीने अपना काम चला लो, वापस आपको सब्सक्राइब करना है, आप करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें भी फिर से वहीं पे आती है, आपकी ईमेल आईडी से लिंक होती है। जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, आपकी ईमेल आईडी लिंक हो गई, आपको लाइसेंसिंग की मेल पे आ जाती है, आपका सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाता है। ओके, बट सर मुझे लग रहा है सब लोग अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर देंगे जी। तो मुश्किल हो जाएगा क्लाइंट के लिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर देंगे, क्लाइंट के लिए मुश्किल नहीं होना है सर। क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्टिकुलरली अगर एक सॉफ्टवेयर मैं लेता था पहले, जी उसके अपडेशन आते थे, जी। और वो एक अफोर्डेबल होता था। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप कितने सॉफ्टवेयर डालोगे और कितने जन को आप सब्सक्राइब करोगे? सर, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल का ही बेटर ऑप्शन एक्चुअली मेरी तरफ से ये बेटर इसके लिए है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग्स जो पोर्शन है, क्योंकि आपकी एडिटिंग की बात चल रही है, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर यूटिलाइज होते हैं। अच्छा, उसमें कई सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन भी है, लेकिन फ्री वर्जन में वो क्वालिटी बिल्ड करना वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो आपको जो पर्टिकुलर जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि अगर मैं एडोबी की ही बात करूँ, तो एडोब के अंदर हम जो काम कर सकते हो वो आप किसी और फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। आपको वो क्वालिटी भी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना ही होगा। यानी एंड ऑफ द डे आप कंपनियां जो पॉलिसियाँ बनाएंगी वही आपको अडेप्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एप्पल ने सिखाया, और माइक्रोसॉफ्ट और ये एडोबी भी, और भी बहुत सारे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर। चलिए सर, बढ़िया है। और ये सर यहाँ पे वो थोड़ा सा फ्री वक्त निकलता है या नहीं? ये क्लाइंटों में उलझे रहते हैं आप सर? ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारा वक्त अपने लिए भी निकाल लेता हूँ। एक छुट्टी का दिन कर ही देता हूँ, संडे जैसा दिन होता है वो अपने लिए मैं निकाल देता क्या करते हैं सर फ्री टाइम में? हूँ। फ्री टाइम में मैं अपना कोशिश करता हूँ अपने आप को अपडेट करने की, क्योंकि जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेली बेसिस पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है सर। डेली न्यू सॉफ्टवेयर्स, डेली न्यू हार्डवेयर्स, डेली न्यू कमिंग। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को अपडेशन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्लाइंट को वो चीज़ नहीं दे पाता हूँ। जैसे संदेश तो नहीं है, सुबह उठोगे यानी पीसी चालू करके अपडेशन देखोगे, और शाम को हो गया तो पीसी में पाया हो गई आप। हाँ, और कुछ भी नहीं करते सर? एडिशनली मैं अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू किया है। वेरी गुड। मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, और वो स्टडी करते करते मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी स्टार्टअप कर। ओके, अगर आपको पार्ट करना हो तो हम सारी डिटेल्स डालेंगे। श्योर। वेबसाइट भी आपकी रनिंग हो चुकी है यानी? हाँ सर, मेरी वेबसाइट खुद की लाइव हो चुकी है, और उसी के बल पे मैं और ज़्यादा उसमें अपडेशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर। तो सर ये फिर और कुछ नहीं, बस हाँ, फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, कहीं और एडिशनल वक्त मिल जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, किसी क्लाइंट्स काम रेगुलरली रहना कंटिन्यूटी रहता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है, तो कुछ ट्रैवलिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का थोड़ा सा ऐसा शौक है पर्सनल लाइफ में, कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। ओके, तो मैं जगह जगह चला जाता हूँ घूमने के लिए। यानी साल में 1-2 ब्रेक लेते हैं, और एकदम एक आध ब्रेक तो होता ही है ईयरली। बाकी रेगुलर में जो वीकडेज में तो टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि वीकडेज में तो मैं वैसे ही फील्ड वर्क में रहता हूँ, तो घूमते ही रहता हूँ।
लेकिन संडे जैसे दिन पे अगर कोशिश करता हूँ, कभी वक्त मिल जाए तो घूमना निकल जाता हूँ। सर ये स्वामीनारायण को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो मुझे लग रहा है। ये पर्सनल क्वेश्चन है, आप ऑफेंड मत हो जाइए जी जब भी मुझे आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल। मैं मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनकी आराधना करता हूँ, तो वो तो एक स्पिरिचुअल भी है आप वो। मैं इसके लिए पूछ रहा था कि सर आप स्वामीनारायण को अगर मानते हैं तो स्पिरिचुअल तो मुझे लग जी, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ सर ये चीज़ें, क्योंकि जो एक इंसान को शांति का अनुभव चाहिए वो या तो आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिल सकती है, या तो फिर आप योग वगैरह करिए। मेडिटेशन मैं मेडिटेशन करता हूँ करिए। सर, आप करते हो या नहीं? जी नहीं, मेडिटेशन मैं नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर टेम्पल्स के अंदर जाके बैठ के वहीं पे बैठा रहता हूँ। वो जो शांति का अनुभव होता है वही मेरा मेडिटेशन है रेगुलरली सर। ओके, तो सर आपके हिसाब से अगर कोई यंगस्टर या कोई जिसमें फील्ड में आना चाहता है, आईटी हार्डवेयर या आप जो कर रहे हो, जी जी, तो उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस दे पाएंगे या क्या करना चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन होगा या फिर सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में इतना अच्छा चेंजेस आ चुका है कंप्यूटर्स रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड, कि आज की डेट में स्टैंडर्ड 2 और 3 से ही कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर मैं मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो स्टैंडर्ड 8 के बाद मुझे कंप्यूटर्स आए थे। हाँ सर, हम लोग मुझे तो याद है मैं 96 में 10th में हम लोगों से बताते थे कि ये CPU क्या होता है। अब मैं मेरे 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस टाइम पे कंप्यूटर एक चीज़ है ये पता चला था। आई थिंक मैं सोमैया में पढ़ा हूँ तो मुझे अभी अच्छा आपने याद था। सिर्फ एक इसी था और उसको हम लोग को दिखाया जाता था, हम लोग 100 जन घेर के खड़े रहते थे कि ये है CPU, Yes. ये है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। एंड इस फील्ड में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जैसे, तो सर्टिफिकेशन या एजुकेशन क्या इम्पोर्टेंस है इसका या फिर क्या करना चाहिए? तो एजुकेशन में मैं अभी बात करूँ तो पर्टिकुलरली जैसे कॉलेज पीरियड्स तक आते आ रहे हैं और 12th के अंदर आपको पूरी तरीके से उस फील्ड में डाइवर्शन लेने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स लेके आप कंप्यूटर्स के लिए आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी पढ़ाई भी नहीं है तो वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स के क्लासेस जो होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके ज़रिए भी वो अपने डिप्लोमास कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका कवर होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग, और प्लस उसके बाद आपके पास पाथ मिल जाता है कि आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कर रहे हो, उसके बाद आपको कौन सी फील्ड लेनी है। आपको हार्डवेयर में जाना है तो आप MCIT भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल्स, या आप नेटवर्किंग पार्ट को चूज करते हो, जो कि नेटवर्किंग पार्ट आप कर भी सकते हो। तो नेटवर्किंग के लिए आपको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन का ये नहीं ऐसा यस मैडम यस यस कहीं पढ़ा था। CCNA, जो CCNA का फुल फॉर्म ही है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। उसके अंदर आप और भी आगे कर सकते हो, CCNP कर सकते हो, नेटवर्क प्रोफेशनल्स है। तो ये जो 2 पाथें डिवाइड होती हैं यहाँ पर, उसके ज़रिए भी आप बहुत ज़्यादा लेवल पे अच्छा एजुकेशन लेके आप काम भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे नेटवर्क पार्ट की मैं बात करूँ तो आपका नेटवर्क पार्ट जो यूज़ होता है वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज के अंदर यूज़ होता है आज की डेट। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बन सकते हो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड ले रहे हो, MCIT भी कर रहे हो, तो आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जाके आप एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। मैं वही मेरा क्वेश्चन अभी मैं वही पूछने वाला था कि ये सर्वर के लिए भी वो यूज़ होता है या कैसे? सर्वर पार्ट में कैसा हो जाता है कि वहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड और नेटवर्क सर्टिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक सर्वर बनाना है। सर्वर को आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद आपको सर्वर यूजर्स बनाने होते हैं, मल्टीपल यूजर्स बना रहे हो, और फिर मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल PCs पे रन आउट करने के लिए आपकी नेटवर्क सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी हो जाते हैं। एडमिन आपके अंडर में रहेगा पूरा, आपकी पूरा जो भी रहेगा आपके जी नहीं, यहाँ पे ये होता है कि क्लाइंट्स की स्पेस में, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी ले लेता हूँ, एक कंपनी है, उसको एक मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल ब्रांचेस डालनी होती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए एक सर्वर एक हेड ऑफिस में खड़ा होता है, सर्वर बनता है, उसके अंदर जितनी ब्रांचेस है उन ब्रांचेस के नाम डालकर उन ब्रांचेस के यूजर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ज्वेलरी का ले लेते हैं, जो अभी रिसेंटली मैं वर्कआउट कर ही रहा हूँ, जिसमें कि उनकी हेड ऑफिस है एक जगह पे, वहाँ से उनकी 7 ब्रांचेस पे काम चल रहा है, और 7 ब्रांचेस के बनाने के बाद 7 ब्रांचेस बनाई जाती हैं, और उन ब्रांचेस में कितने यूजर्स हैं, जैसे कि कैशियर हो गया, अगर ब्रांच 1 की बात करें तो ब्रांच 1 के कैशियर्स हो गए, ब्रांच 1 के सेल्स मैनेजर हो गए, ब्रांच 1 के परचेस मैनेजर्स हो गए। तो ये हर यूजर्स को बनाकर उनको एक्सेस देना, ये जो कवर अप होता है, ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्लस नेटवर्किंग का जॉइंट बैच है। दोनों कॉम्बिनेशन, यस यानी दोनों का इम्पोर्टेंस दोनों का इम्पोर्टेंस होता है। ओके।
यानी ये सिस्टम एडमिन के जैसा हो जाता हाँ, और अगर इसमें और एक बात ऐसा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि अगर आप ये सब हार्डवेयर पार्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। कोडिंग लैंग्वेज कर सकते हो, जावा, C++, पाइथन आ गया है, ये कर सकते हो। इसके ज़रिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो खुद का। आप इसके ज़रिए पर्टिकुलर बंदा वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीख सकता है, जो मैं अभी कर ही रहा हूँ अपने लिए, तो वो वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेंटेन करना। आज की डेट में वेब सर्वर्स की बात कर सकते हैं, तो आपके पास क्लाउड स्टोरेज जो बात करते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्लाउड स्टोरेज होता है, आपको गूगल, आप मोबाइल यूज़ करते हो, आपके पास गूगल ड्राइव होगा इंस्टॉल। यस यस तो गूगल वो अपनी स्पेस आपको दे रहा है यूज़ कर रहे हैं। ओके तो ये जो गूगल ड्राइव है, इसको ही आप कह सकते हैं कि ये वेब सर्वर हो गया। गूगल ड्राइव जो है वो आपका वेब सर्वर हो गया। आप उसके अंदर, ड्राइव के अंदर सब चीज़ें डाल दो, आप कहीं पे भी एक्सेस करें। यानी कहीं से भी आप अपना हाँ यहाँ से मैंने अगर फाइल दी थी हाँ, और कहीं MP में कोई बैठा है तो वो शेयर वो शेयर कर सकता है। इसको हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं जो हम से। तो वेब सर्वर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में IT फील्ड। हाँ, एन नंबर ऑफ थिंग्स है, काफी टेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ थिंग्स है इसके अंदर। ओके। इसमें और भी मुझे एक क्वेश्चन आया अभी आपने बताया जैसे जी तो ये सब IT के रिलेटेड है। हाँ, जिसमें इतना सारा स्कोप है यानी आगे, ऑफ कोर्स है सर, ऑफ कोर्स है। और AI आ रहा है तो AI से इम्पैक्ट है कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में? हार्डवेयर में इतना इम्पैक्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, AI से इम्पैक्ट है। लेकिन AI को भी स्टडी करते हुए, मीन्स AI की अगर बात करूँ तो हर जगह पे AI यूटिलाइज नहीं होगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनुअल वर्क से ही करना होगा। AI आप खोलना है तो स्क्रू खोलना ही पड़ेगा सर, स्क्रू खोलना है तो खोलना ही पड़ेगा। अच्छा, असेंबल AI आके असेंबल नहीं करेगा, असेंबल तो PC हमें करना होगा, उसको विंडोज़ देना होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जान डालनी है, जब तक मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल देता हूँ तब तक AI आपका काम नहीं कर सकता। ऐसे नहीं ऑपरेटिव हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद उस मशीन में जान आ आत्मा हो गई, मुझे लग रहा है शरीर के अंदर की आत्मा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं, शरीर के अंदर की आत्मा ही है वो। क्या बात है सर। और आपने मुझे अपना जो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, इसमें मुझे आपने बताया था APMC में आपने अकाउंटिंग किया था, उसमें भी बहुत सारे क्या क्या और भी था, कुछ जर्नी आप शेयर करना चाहते थे? जर्नी चाहते हो? मैं पूछना एक्चुअली तभी रह गया था, तो मैं जूता हूँ डिटेल बताया सर क्या क्या था। APMC की एक जर्नी मेरी ऐसी थी कि मैंने जब जॉब ज्वाइन किया फुल टाइम, तो जिस जगह पे मैंने जॉब ज्वाइन किया उन्होंने मुझे चेन्नई में चेन्नई ब्रांच का हेड बनाकर वहाँ पे भेज दिया था। एंड आई वाज लाइक, एज अकाउंटेंट ही भेजा था या नहीं, वहाँ पर मैं एक लैब टेस्टिंग पर्सन के हिसाब से गया था। वो भी वर्डिंग टेक्नीशियन ही आ गया, लैब टेक्नीशियन के हिसाब से गया था, जिसमें हम लोग लैब टेक्नीशियन? हाँ, अकाउंटेंट से सीधा लैब टेक? हाँ, मीन्स वहाँ पर, ये अकाउंटिंग के पहले की बात है थोड़ी सी। अकाउंट्स तो मैंने शुरुआत की, जो मैंने कहा आपको 2010 के अराउंड मेरी शुरुआत हुई थी, ज़्यादा उसमें नॉलेज गैदर किया था। ये तकरीबन 2006 के आसपास की बात है, 5 या 6 के आसपास, जब मैं चेन्नई गया था। चेन्नई में मैं अपने ग्राउंड नट, आप जानते ही हो, सिंगनाना, उसकी टेस्टिंग किया करता था मैं वहाँ पर। ओके, मतलब ये हाँ, क्या होता है, ये टेस्टिंग कैसे होता है? उसकी मशीनरीज थी, उस मशीनरीज के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे उसका मॉइस्चर चेक करना होता था और उसकी काउंटिंग्स लेनी होती थी। अलग अलग मटेरियल्स आते थे, जैसे हमने प्रोसेसर्स की बात की वैसे उसमें भी कुछ अलग अलग वैरायटीज़ आती थी ग्राउंडनट्स के अंदर। वो कंपनी एक्सपोर्ट किया करती थी ग्राउंडनट्स को, और उन्हीं के लिए मैं वहाँ पे चेन्नई में था। कितने साल रह गया है सर वहाँ पे? ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे, ऐसा गिनती करें तो 6 साल का मेरा पीरियड था वहाँ पर, जिसमें मैं ब्रेक लेकर आया करता था। वो पर्टिकुलर सीजन टाइम्स होता था, ग्राउंडनट का सीजन्स आता था कि उसी पर्टिकुलर सीजन्स में वहाँ आंध्र में, तमिलनाडु में वो ग्राउंडनट की पैदावार शुरू होती, तो वो पीरियड पर्टिकुलर सीजन्स पीरियड के हिसाब से जाना पड़ा। यानी पूरा आप वहाँ पे हैंडल करते थे काम? हाँ जी, मैं पूरा हैंडल करता था। ओके, यानी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। कैसा है सर चेन्नई का आपका एक्सपीरियंस? हम सिर्फ काम ही किया या फिर काफ़ी एक्सप्लोर भी कर गए? बहुत एक्सप्लोरिंग, वहाँ पे एक्सप्लोर बहुत कुछ किया है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, जैसे कि अगर मैं चेन्नई में, जब मैं पहली बार गया था तो मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में ये था कि मैं करूँगा क्या वहाँ पे, कैसे होगा, कि हम लोग बॉम्बे में रह चुके हैं, क्रॉस कल्चर जैसा हो जाएगा। फिर वहाँ पे खाना पीना। सबसे मेरा प्लस पॉइंट अच्छा था चेन्नई के अंदर जो मेरे लाइफ में था, कि मुझे इंग्लिश आती थी।
क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदी बात नहीं करता था उस दैट्स वक्त, द चैलेंज। और वहाँ पे कोई हिंदी बात ना करे तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल पे अपनी बैंड बज सकती है सर। सो मैं वहाँ पे जब गया तो शुरुआती मेरा काम स्ट्रगलिंग शुरू हुआ, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मैं वहाँ पे बच गया, सस्टेन कर गया, यानी वो कनेक्टिविटी मिल गई लोगों के Language साथ, connectivity। लैंग्वेज कनेक्टिविटी। और मैं अपने लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है कि वहाँ जाने के बाद मेरा इंग्लिश और पावरफुल हो गया। यानी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया वहाँ पे। और चेन्नई में मेरा एक ख़राब एक्सपीरियंस भी रह चुका है, अगर शेयर करना। यस यस जब सुनामी आया था, आप जानते ही हैं कि कई सालों पहले सुनामी आया था, यस यस यस। तो उस सुनामी के वक्त भी मैं चेन्नई में ही था उस वक्त। ओके, वो पीरियड भी मैंने देखा हुआ है और मैं वहाँ से आया हूँ। तो आप थे वहीं पे पर्टिकुलर वहीं पे? पर्टिकुलर यानी जहाँ सुनामी का जो इफेक्ट जिस एरिया तक गया था सिटी के अंदर, उस एरिया से मैं तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पे था। यानी काफ़ी नज़दीक मामला था वहाँ पर। वो भी एक चीज़ देखी हुई है मैंने वहाँ पर। तो काफ़ी तो तभी तो लाइफ बहुत टफ हो गई थी। टफ हो गई थी, इन लोगों का अफरा तफरी मच चुकी थी, भागम भाग शुरू हो गई थी, लोगों को डर बैठ गया था कि और भी कुछ हो सकता है, तो फियर फैक्टर आ जाता है। तो उस वक्त मेरी कंपनी ने मुझे तुरंत रिटर्न भी बुलवा लिया था। तो वो जब मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी देखने मिली मुझे उस वक्त। तो सर वो जो एक्सपीरियंस है उससे क्या चेंजेस आए आपके माइंड में, या फिर आपको कुछ तो चेंजेस आता है, जैसे एक्सपीरियंस के बाद आदमी के अंदर एक बदलाव नज़र आता है? हाँ, बदलाव इन द सेंस वहाँ पर ये जो सुनामी देखा हुआ था, तो उसके बाद ऐसी चीज़ों से लड़ने की एक आदत, हिम्मत कह सकते हैं कि मिल चुकी, कि भाई क्या ऐसे पीरियड में कितना काम करना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या होनी चाहिए। यानी कितना भी प्रेशर है है जैसे हम अच्छे से handle हैंडल कर पाए। सर कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक? आपका पॉडकास्टिंग आप काफ़ी अच्छा टाइम निकल के आए हो। जी जी। तो सर आपने इतना सारा जो बताया मुझे आपके बिजनेस के बारे में, हाँ, वेबसाइट्स और ये सब हम डाल देंगे लिंक्स, और लिंक्डइन का प्रोफाइल। आपसे कनेक्ट करना हो तो क्या करना है? और सर मुझसे कनेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी है मेरा, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, और आज की डेट में फेसबुक भी है। इवन आप मेरे वेबसाइट पे भी आप मुझे आके तो ये कर सकते हो। मेरे वेबसाइट पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दोगे तो मेरी टीम आपको कॉल भी करेगी। आप जिस लेवल पे पीसी बिल्डअप करना चाहते हो, पीसी बिल्डअप में नॉलेज की बातें हैं। अगर क्लाइंट के पास अच्छा नॉलेज है तो वो अच्छा पीसी बना सकता है। तो आपको अगर ज़्यादा अच्छा गाइडेंस चाहिए हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो। यस सर, यानी डाल देंगे हम लोग डिटेल्स। Yes. तो आपसे कोई अगर कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते। यस यस यस, आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, और आपका अनुभव ज़रूर शेयर करें सर। थैंक यू। अनुभव तो अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी। सर स्पिरिचुअलिटी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट अगर हमें चांस मिला तो हम बात करेंगे, श्योर सर, स्पिरिचुअलिटी पर ज़रूर बात कर सकता हूँ। क्योंकि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे पता है। तो इसके लिए मैं बोला इनवाइट करके रखूँ एक बार। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू।